नमस्कार दोस्तों। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही मूसलाधार बारिश हो गई थी। अपने घर की बालकनी में बैठी चाय की चुस्कियों के साथ बारिश की बौछारों का मैं आनंद लेने लगी। आंखें अनायास ही सड़क पर तीतर भीतर होते भीड़ के रेले में किसी को तलाशने लगी, लेकिन उसे वहां न पाकर उदास हो गई। आज ये फुहारें कितनी सुहानी लग रही हैं, जबकि यही गड़गड़ाहट आसमान में चमकती बिजली की आंख मिचौली उस दिन का कितना गहर प्रपाती प्रतीत हो रही थी। समय और स्थान परिवर्तन के साथ साथ एक ही परिदृश्य के माने कितने बदल जाते हैं। 2 बरस पूर्व की यादें अभी भी जहन में आते ही शरीर में झुंझुरी सी होने लगती है और इसके साथ ही आंखों के सामने उभर आता है एक रेखा चित्र हीरो का, जिसकी मधुस्मृति अनायास ही चेहरे पर मुस्कान ला देती है। उस दिन ऑफिस से निकलने में मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। काफी अंधेरा घिर आया था। स्ट्रीट लाइट जल चुकी थी। मैंने घड़ी देखी, घर पहुंचते पहुंचते 10:30 तो बज ही जाएंगे। माँ चिंता करेगी सोचकर लिफ्ट से उतरते ही मैंने माँ को फोन लगा दिया। कहाँ तक पहुंची? आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, संभल कर आना। माँ की चिंता उनकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रही थी। बस निकल गई हूँ, अभी कैब पकड़कर घर सीधे पहुंचती हूँ और फिर मुंबई की बारिश से क्या घबराना माँ, हर साल ऐसे ही तो होती है। मेहमान और मुंबई की बारिश का कोई कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ टपक जाए कोई नहीं बता सकता। मैं बड़ी बेफिक्री से बोली, अरे आज साधारण बारिश नहीं है, पिछले 10 घंटे से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, थमने या धीमे होने का नाम नहीं ले रही। हेलो हेलो माँ बोलती रह गई। मैं भी देर तक हेलो हेलो करती बिल्डिंग से बाहर आ गई। सिग्नल जो उस वक्त आने बंद हुए तो फिर जुड़ ही नहीं पाए। बाहर का नज़ारा देख मैं अवाक रह गई थी। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी थी। दूर दूर तक कैब क्या, किसी भी चलती गाड़ी का नामो निशान तक न था। घुटनों तक पानी में डूबे लोग अफरा तफरी में इधर उधर जाते नजर आ रहे थे। महानगरीय जिंदगी में एक तो वैसे ही किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होता और उस पर ऐसा तूफानी मंजर। हर किसी को बस घर पहुंचने की जल्दी मची थी। अपने ऑफिस की पूर्णतया वातानुकूलता इमारत, जिस पर हमेशा से मुझे गर्व रहा है, पहली बार रोष उमड़ पड़ा। ऐसी भी क्या वातानुकूलित इमारत जो बाकी दिन दुनिया से आपको संपर्क ही काट दे। अंदर हमेशा एक सा मौसम, बाहर भले ही पतझड़ गुजर कर बसंत आ जाए। खैर, अपनी दार्शनिकता को ठेका दिखाते हुए मैं तेज कदमों से सड़क पर आ गई और इधर उधर टैक्सी के लिए नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन वहां पानी के अति बहाव के कारण वाहनों का रेला ही थम गया था। वहां टैक्सी की खोज करना बेहद मूर्खतापूर्ण लग रहा था। कुछ अदरूबी कारें मंजर को देख और भी भयानक बना रही थी। मैंने भैया से संपर्क साधने के लिए एक बार और मोबाइल फोन का सहारा लेना चाहा, लेकिन सिग्नल के अभाव से वह मात्र एक खिलौना रह गया था। शायद आगे पानी इतना गहरा न हो, यह सोचकर मैंने बैग गले से कमर में टांगा और पानी में उतर पड़ी। कुछ कदम चलने पर ही मुझे सैंडल असुविधाजनक लगने लगे। उन्हें उतार कर मैंने बैग में डाला। आगे चलते लोगों का अनुसरण करते हुए मैं सहम सहम कर कदमें बढ़ाने लगी, कहीं किसी गड्ढे या नाले में पाँव न पड़ जाए। मैं न जाने कितनी देर चलती रही और कहाँ पहुंच गई, मुझे कुछ होश नहीं था। लोकल ट्रेन ने आने जाने के कारण मैं सड़कों मार्गों से नितांत अपरिचित थी। आगे चलने वाले राहगीर भी जाने कब इधर उधर हो गए थे मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे चक्कर आने लगे थे। सारे कपड़े पूरी तरह भीग कर शरीर से चिपक गए थे। ठंड भी लग रही थी। अर्ध बेहोशी की सी हालत में कहीं बैठने की जगह तलाश करने लगी, तभी जोर से बिजली कड़की और आसपास की बत्तियां गुल हो गई। मेरी दबी सी चीख निकल गई। फुटपाथ पर बने एक इलेक्ट्रिक पोल के स्टैंड पर मैं सहारा लेकर बैठ गई। आंखें स्वतः ही मूंद गई। किसी ने झटके से मुझे खींचा तो मैं चीख मारकर उठ खड़ी हुई। छोड़ो मुझे छोड़ो। दहशत के मारे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। अंधेरे में आंखें चौड़ी कर देखने का प्रयास करने पर मैंने पाया कि एक युवक ने मेरी बांह पकड़ रखी थी। करंट खाकर मरना है क्या, कहते हुए उसने मेरी बांह छोड़ दी। वास्तुस्थिति समझकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। फिर तुरंत ही अपनी असहाय अवस्था को बोझ मुझ पर हावी हो गया। प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मैं पिछले 3 घंटे से भटक रही हूँ। और मैं 5 घंटे से, उसने बिना किसी सहानुभूति के सपाट सा उत्तर दिया। और फिर अब क्या होगा? मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैं यहीं बैठकर किसी मदद के आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं खंबे से थोड़ा हटकर बैठ गई। मदद आती नहीं, तलाश की जाती है, पर आगे कहीं बैठने की जगह भी न मिले तो मैं किसी भी हाल में उठने को तैयार न थी। ऐसे सोच के साथ तो सारी जिंदगी यहीं बैठी रह जाऊंगी। मेरी आंखें डबडबा आई थी। शायद इतनी देर बाद किसी को अपने साथ पाकर दिल हमदर्दी पाने को चमक उठा था, पर वह शख्स तो किसी और ही मिट्टी का बना था। आपको क्या लगता है कि मैं किसी फिल्मी हीरो की तरह आपको गोद में उठाकर इस पानी में से निकाल के ले जाऊंगा? पिछले 5 घंटे से बरसते पानी में पैदल चलकर मेरी अपनी सांस फूल चुकी है। चलना है तो आगे चलो, वरना मरो यहीं पर। उसके सख्त रवैये में
से मैं सहम गई। डरते डरते उसके पीछे फिर से चलने लगी। तभी मेरा पाँव लड़खड़ाया। मैं गिरने ही वाली थी उसने अपनी मजबूत बाहों से मुझे थाम लिया। तुम आगे चलो। पीछे गिरगिरा कर बह गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। आवाज़ की शक्ति थोड़ी कम हो गई थी और अनजान ही वह आपसे तुम पर आ गया था। अब मुझे अच्छा लगता। अपने साथ किसी को पाकर मेरी हिम्मत लौट आई थी। मैं दोनों उत्साह से आगे बढ़ने लगी। तभी बिजली लौट आई। फिर मेरे दिमाग में बिजली कौंदो, आपके पास मोबाइल होगा ना? हाँ हाँ, तो मुझे दीजिए प्लीज़। मैं घर फ़ोन करके भैया को बुला लेती हूँ। मैडम, आपको शायद स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है। इस जगह की संचार व्यवस्था ठप हो गई है। सिग्नल नहीं आ रहे हैं। पूरे इलाके में पानी भर जाने के कारण वाहनों का आवागमन भी रोक दिया गया है। हमारे परिजन चाह कर भी यहाँ तक नहीं आ सकते और न हमसे संपर्क साध सकते हैं। स्थिति बदतर हो इससे पूर्व हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना होगा। मुझे एक बार फिर चारों ओर से निराशा ने घेर लिया था। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लग रहा था आज यही हमारी जल समाधि बन जाएगी। मुझे अपने हाथ पांव स्थिर होते महसूस होने लगे। याद आया, लंच के बाद से मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। लंच के बाद से ही कुछ नहीं खाया। बोलते बोलते मेरा स्वर शुरुआसा हो रहा था। अच्छा, मैं तो बार बार कुछ न कुछ उड़ा रहा हूँ। कभी पाव भाजी, कभी भेलपूरी। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियां बार बार खुद को इतनी निरीह साबित करने पर क्यों आमदा हो जाती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अभी सुपर हीरो की तरह उड़कर जाऊंगा और पलक झपकते तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बटाटा बड़ा लेकर हाजिर हो जाऊंगा? फिर हम यहाँ पानी के बीच गर्मा गर्म बड़े खाते हुए पिकनिक का लुत्फ उठाएंगे। जी नहीं, मैं ऐसी किसी काल्पनिकता में नहीं जी रही हूँ। बटाटा बड़ा तो क्या, मुझे आपसे सूखी रोटी की भी उम्मीद नहीं है। गुस्से में हाथ पांव मारती मैं और भी तेजी से चलने लगी। काफ़ी आगे निकल जाने पर ही मेरी गति थोड़ी धीमी हुई। मैं चुपके से टो लेने लगी। वह मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं? मैं पीछे ही हूँ। तुम चुपचाप चलती रहो और कृपया इसी गति से कदम बढ़ाती रहो। उसके व्यंग से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब तो चाहे यहीं पानी में समाधि बन जाए, पर इससे किसी मदद की अपेक्षा नहीं रखूंगी। मेरी धीमी हुई गति ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। अपने सामर्थ्य पर खुद मुझे आश्चर्य हो रहा था। ऑफिस से आकर सीधे बिस्तर पर ढेर हो जाने वाली मैं कैसे 7-8 घंटे से बिना कुछ खाए पिए चलती जा रही हूँ, वह भी घुटनों से ऊपर चढ़ चुके पानी। शरीर से चिपकते पॉलीथीन, कचरा और खाली बोतलें मन में लिजा सा एहसास उत्पन्न कर रहे थे। आज वाकई पर्यावरण को साफ रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यदि पॉलीथीन से नाले न भर जाते तो सड़कों पर इस तरह पानी नहीं भरता। पानी बढ़ने की सोच के साथ मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर पानी का स्तर काफ़ी कम हो गया है। वाह, मेरे मुंह से खुशी की चीख निकल गई। वाकई यहाँ पानी का स्तर घुटनों से भी नीचा था। तभी एक बड़े से पत्थर से मेरा पांव टकरा गया। ओ, मैं जोर से चिल्ला कर लड़खड़ाए। पीछे आ रहे युवक ने आगे आकर एक बार फिर से मुझे संभाला। अब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने लगा, क्योंकि मेरे पाँव से खून बहने लगा था और मैं लंगड़ा रही थी। पानी में बहती खून की धार देखकर मैं दहशत के मारे बेहोश सी होने लगी थी कि उस युवक के उत्साहित स्वर से मेरी चेतना लौटी। वह देखो, सामने बरिस्ता होटल, वहाँ काफ़ी चहल पहल है। इधर अब इतना पानी नहीं है, वहाँ से ऊपर फ़ोन कर सकेंगे। हमारे घर वाले आकर तुरंत हमें ले जाएंगे। देखो, मंजिल के कितने करीब पहुँचकर हिम्मत नहीं हारते। आंखें खोलो, देखो, मुझे तो गर्मा गर्म वड़ा पाव की खुशबू भी आ रही है। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोलने का प्रयास किया। बस इतना ही देख सकी कि वह साथी युवक मुझे लगभग घसीटता हुआ उस चहल पहल की ओर ले जा रहा था। कुछ लोग उसकी सहायता पर दौड़ पड़े थे। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। चक्कर और थकान के मारे मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो देखा एक आदमी चम्मच से मेरे मुंह में गुनगुनी चाय डाल रहा था और मेरा साथी युवक फ़ोन पर जोर जोर से किसी को अपनी लोकेशन बता रहा था। मैं उठकर बैठ गई। चाय का गिलास मैंने हाथों में थाम लिया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी ने मुझे 2 बिस्किट भी पकड़ा दिए थे, जिन्हें खाकर मेरी जान में जान आई। तुम भी घर वालों से बात कर लो। मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो पता चला वो जीजा जी के संग वहीं कहीं आसपास ही मुझे खोज रहे थे। तुरंत वे मुझे लेने निकल पड़े। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन आसपास मौजूद भीड़ की आंखों में नींद का नामो निशान न था। हर किसी की जबान पर प्रकृति के इस अनोखे तांडव की ही चर्चा थी। मेरा साला मुझे लेने आ रहा है, तुम्हें कहाँ छोड़ना है बता दो। लो, वे आ गए। अपनी गर्भवती पत्नी को भी गाड़ी से उतरते देखकर वे हैरत में पड़ गया। अरे, तुम ऐसे में बाहर क्यों निकली? वह भी ऐसे मौसम में? बिना कोई जवाब दिए उसकी पत्नी उससे बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे धीरज बांधने लगा। मेरी भी आंखें भर आई। पत्नी को अलग कर वह मुझसे मुखातिब हुआ। पहली बार कोई हेल्प ऑफर कर रहा है। चलो, हम छोड़ देंगे। नहीं थैंक यू भैया, और जीजा जी बस आ रही है। लो, वे भी आ गए।
अच्छा भाई, वह चला गया। हमने एक दूसरे का नाम पूछा न पता। उसकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे एक नाम दे दिया है, हीरो। वास्तविक हीरो की तरह, बिना कोई हैरत अंगेज करतब दिखाए। यदि कोई मुझे उस दिन मौत के दरिया से बहा कर ला सकता है तो वही एक हीरो। उस समय तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि कैसा रफ आदमी है, लेकिन आज मैं आसानी से समझ सकती हूँ उसका मुझे सिखाना, आक्रोशित करना एक सोची समझी चालाकी है ताकि मैं उत्तेजित होकर तेज तेज कदम बढ़ाऊं और समय रहते खतरे की सीमा रेखा से बाहर निकल जाऊं। सड़क पर रेंगते अनचाहे अनजान चेहरों के काफिलों में आज भी मेरी नजरें उस हीरो को